नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? ऑप्शन ए हुसैन, ऑप्शन बी रजा, ऑप्शन सी शुजा एंड लास्ट ऑप्शन डी बाकरे। अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर तो हो जाएगा रजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सैयद हैदर रजा। अगर रजा की बात करते हैं, इनका जन्म कब होता है तो 22 फरवरी 1922 में इनका जन्म होता है सैयद हैदर रजा का। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मंडला। मंडला ज़िले के बवरिया नामक ग्राम में इनका जन्म होता है 22 फरवरी 1922 में। अगर बात करते हैं सैयद हैदर रजा के बारे में, ये युवाओं को कला में प्रोत्साहित करने हेतु भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की थी। युवाओं को कला में प्रोत्साहन करने के लिए ये रजा फाउंडेशन की स्थापना करते हैं। ये दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। किस में? दृश्य। ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं रजा के बारे में तो फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे सैयद हैदर रजा। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, 23 जुलाई 2016 में इनकी मृत्यु होती है नई दिल्ली में। 23 जुलाई 2016 को दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। इनका प्रमुख चित्र है जैसे संसार। संसार इनका प्रमुख चित्र है। सेरीग्राफ हो गया, चौपाटी, राजस्थान चित्र श्रृंखला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान चित्र श्रृंखला, कश्मीर की एक गली, पतझड़, ये सब इम्पॉर्टेंट चित्र हैं सैयद हैदर रजा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी कोटा शैली। तो लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर शैली। अगर बात करते हैं जोधपुर, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। किसे? मारवाड़। मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शहर की स्थापना किसने किया था या कब हुई थी? तो 1459 में। 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो राव जोधा ने। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना किए थे। अगर बात करते हैं जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो महाराजा मान सिंह के समय। महाराजा मान सिंह के समय जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष या स्वर्णकाल दिखाई देता है महाराजा मान सिंह के समय। अगर बात किया जाए महाराजा मान सिंह के शासनकाल में क्या होता है? कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद किया था महाराजा मान सिंह ने। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय के से संबंधित अनेक चित्र बने थे। और ये जोधपुर हो गया, ये गोटापट्टी यानी कढ़ाई साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है जोधपुर। कैसी साड़ियाँ? तो गोटापट्टी, कढ़ाई के लिए यहाँ की साड़ियाँ मशहूर हैं। अगर बात किया जाए जोधपुर के चित्रों का विषय क्या था? बारहमासा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के चित्रों का विषय क्या था? बारहमासा हो गया, रामायण हो गया, ये सब यहाँ के क्या है? चित्रों की विशेषता है। रामायण हो गया देवी देवताओं की
उपासना संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है जोधपुर शैली में। तो लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है, तो वह कौन सी शैली है, जोधपुर शैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जोधपुर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होता है। ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी बैगनी रंग, ऑप्शन सी पीला रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी नीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की बेल किसका प्रतीक है। अंगूर की बेल किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए पवित्रता का, ऑप्शन बी ईसा के रक्त का, ऑप्शन सी पुनर्जीवन का, ऑप्शन डी उल्लास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसा के रक्त का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ईसा के रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया। ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी माइकल एंजिलो, ऑप्शन बी मोने एंड लास्ट ऑप्शन डी विंची। तो सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माइकल एंजिलो ने। किसने बनाया था, ऑप्शन बी माइकल एंजिलो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक कौन हैं। ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन बी मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी एंड लास्ट ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सत्यजीत रे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक सत्यजीत रे माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 33 एंड लास्ट ऑप्शन डी 64। तो नाट्य शास्त्र या इसको किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने। भरत मुनि ने इसे लिखा था। इसमें कितने संचारी भावों का उल्लेख किया गया है, तो 33। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन सी जोधपुर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी बीकानेर शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथद्वारा शैली। अब थोड़ा इस पर बात कर लिया जाए जो एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बनते हैं यहाँ से। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्थिति कहाँ है। या उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 48 किलोमीटर कहाँ से, उदयपुर से। यह उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है, नाथद्वारा। यह बात करते हैं नाथद्वारा या मेवाड़ शैली की उपशैली है। किसकी, मेवाड़ की। यह मेवाड़ शैली की उपशैली है। 10 फरवरी 1672 कब की घटना है, 10 फरवरी 1672 की घटना है कि सीहड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने किया था, तो महाराणा राज सिंह ने की थी। 10 फरवरी 1672 को सीहड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना महाराणा राज सिंह ने की थी। अगर बात करते हैं श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे, श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछुआई कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यही पिछुआई के बारे में बता रहे हैं कि जो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त, कैसा युक्त, सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसी को बोला जाता है पिछुआई। अगर बात करते हैं पिछुआई जो है वह नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। कैसी देन है, मौलिक देन है। इसको चटक रंग, कैसे रंग यूज करते हैं, चटक रंग यानी प्राकृतिक रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर चित्रण किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा समझना।
श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे, श्रीनाथ जी भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछुआई कहा जाता है। अब पिछुआई की बात करते हैं, यह नाथ द्वार शैली की मौलिक देन है। इसमें क्या कर किया जाता है, तो चटक रंग कैसे होते हैं, प्राकृतिक रंग द्वारा टेम्परा माध्यम से, किस माध्यम से, टेम्परा माध्यम से कपड़े पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। उसी को बोला जाता है पिछुआइयाँ या पिछुआई चित्र। तो किस शैली की पिछुआइयाँ प्रसिद्ध है, तो वह नाथ द्वार शैली की। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी सदाचार एंड लास्ट ऑप्शन डी पवित्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद का, जैसे सफ़ेद कबूतर, ये सब क्या हो गए, शांति के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी अलवर शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर शैली। बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ है, तो वह कौन सी शैली है? जयपुर शैली। अगर बात करते हैं जयपुर, जयपुर को ढूढ़ार शैली के नाम से जाना जाता है, या ढूढ़ार शैली के नाम से जयपुर चित्रकला को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था और कब हुई थी? तो 18 नवंबर, डेट इम्पॉर्टेंट है, 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना के बारे में बताया जा रहा है कि 18 नवंबर 1727 को जय सिंह द्वितीय, किसने? जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना किया था। अगर बात करते हैं जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब दिखाई देता है, तो 1700 से 1900 के मध्य, 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास दिखाई देता है। अगर बात करते हैं जयपुर शैली को संरक्षण मिला था किसका, तो राजा सवाई जय सिंह का, राजा सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था जयपुर शैली को। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य। अगर बात करते हैं जयपुर शैली पर यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव था, किस भित्ति चित्रण का, तो यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव था जयपुर शैली पर। जयपुर में बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण हुआ है, किसका? बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जयपुर शैली में किया गया है। जयपुर शहर को गुलाबी शहर या भारत का पेरिस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, जयपुर शहर को भारत का पेरिस या जो है गुलाबी शहर के नाम से इसे जाना जाता है। तो बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी शैली की उपशैली में किया गया है, तो वह उसका राइट आंसर ऑप्शन ए जयपुर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्राधार क्या है? ऑप्शन ए एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना, ऑप्शन बी किसी मानव अथवा पशु का चित्रित प्रतिरूप, ऑप्शन सी चित्र को तह करके रखना एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना, वही क्या कहलाता है हमारा? चित्राधार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट, किससे? कास्ट और धातु में बनी है, किसने बनाई है? इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी धनराज भगत एंड लास्ट ऑप्शन डी राम किंकर बैज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनराज भगत। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनाई है,
किसने? धनराज भगत जी ने। अगर बात करते हैं धनराज भगत जी के बारे में, तो इनका जन्म कब होता है? 20 दिसंबर 1917 में। कहाँ होता है? तो लाहौर में इनका जन्म होता है। 20 दिसंबर 1917 में इनका जन्म होता है लाहौर में। अगर बात करते हैं इनकी शिक्षा, तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण किया था। कहाँ से? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। अगर बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है, तो ये प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार के रूप में। धनराज भगत जी ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि है मूर्तिकार के बारे में। अगर बात करते हैं 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया था और पद्मश्री इन्हें 1977 में प्रदान किया गया था। अगर बात करते हैं ये अपनी मूर्तियां जो हैं वो ज्यामिति तकनीक से बनाते थे। कैसी तकनीक थी? ज्यामिति। इनकी मूर्तियों का बनाने की विधि क्या थी? ज्यामिति तकनीक से ये मूर्तियों का निर्माण करते थे। ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ये पहले शिक्षक थे, फिर सेवानिवृत्त के समय ये क्या हो गए थे? मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। कहाँ पर? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ये पहले शिक्षक के रूप में कार्य किए करते थे, लेकिन जब ये सेवानिवृत्त के समय ये इनकी अवस्था आई तो ये मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए। अगर बात करते हैं इनकी प्रमुख मूर्ति, जैसे घोड़े की नालबंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। घोड़े की नालबंदी ये किसकी मूर्ति है? धनराज भगत की है। किस माध्यम से है? तो प्रस्तर माध्यम से। जैसे शिवा डांस प्लास्टर से इन्होंने बनाया था, सितार वादक सीमेंट से बनाया था, बांसुरी वादक, ये सब क्या है? इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। चलिए, इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन भी सभी को समझ में आया होगा, हमारे साथियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन बी यशोधर पंडित, ऑप्शन सी भरत मुनि एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो भरत मुनि जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? वास पद्धति सबको पता होगा। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी नंदलाल बसु, ऑप्शन सी अवनी बाबू, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अवनी बाबू, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर अवनी बाबू की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1871 में। 7 अगस्त 1871 में अवनी बाबू जी का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो जोरासांको कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। इनकी आत्मकथा है जोड़ा साकोर धारे। ये जो है अवनी बाबू जो हैं ये बच्चों के लिए अबन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? अबन ठाकुर। ये बच्चों के लिए पुस्तक लिखते थे, अबन ठाकुर लिखे थे, ये इनके द्वारा लिखी गई थी जो बच्चों के लिए थी। बच्चों के लिए अबन ठाकुर नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगर बात करते हैं इनका निधन कब हो जाता है तो 15 दिसंबर 1952 में। 15 दिसंबर 1952 में इनका निधन हो जाता है और 1941 में ये अपनी तूलिका को त्याग देते हैं। अगर बात करते हैं इनका प्रमुख चित्र, जैसे भारत माता, भारत माता इनका प्रसिद्ध चित्र है जो इन्होंने 1905 में बनाया था। गणेश जननी हो गया, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु, जीवन संध्या, ये सब क्या है? इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जो अक्सर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो बंगाल शैली के प्रारंभ, वास पद्धति का प्रारंभ किसने किया था? तो अवनी बाबू जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अवनी बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी डाली, ऑप्शन सी मोने एंड लास्ट ऑप्शन डी माने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डाली। जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह डाली की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक परत में कार्य किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है समझना। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आप पढ़े, ये हुआ कि यार ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन पढ़ना और दिमाग थोड़ा लगाना तो इसको अच्छी तरीके से आप टिक कर ले जाएंगे। एक परत में कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए तैल रंग में, ऑप्शन बी पोस्टर रंग में, ऑप्शन सी जल रंग में, एंड लास्ट ऑप्शन डी एक्रिलिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टर रंग में। अब थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तो ये आंसर किसी का नहीं गलत हुआ होगा। एक परत में कार्य किया जाता है किसमें, पोस्टर रंग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका है। ऑप्शन ए ब्रिस्टल, ऑप्शन बी हॉग, ऑप्शन सी शंबल, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शंबल। बात करते हैं जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिकाएं कौन सी है, तो शंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना तूलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। इनमें से ऐसा कोई एक चित्र है जो बिना तूलिका की सहायता से बनाया जाता है। ऑप्शन ए है तैल रंग, ऑप्शन बी है जल रंग, ऑप्शन सी है पेस्टल, एंड लास्ट ऑप्शन डी है टेम्परा। तो बिना तूलिका की सहायता से कौन सा चित्र बनाया जाता है, तो वह है पेस्टल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पेस्टल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1861, एंड लास्ट ऑप्शन डी 1871। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1861। अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म होता है 7 मई 1861 में। एक्चुअल डेट क्या है, 7 मई 1861 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो कोलकाता के जोरा सांको में ठाकुरबाड़ी में। कोलकाता का जोरा सांको ठाकुरबाड़ी में इनका 7 मई 1861 को जन्म होता है। अगर बात करते हैं, ये देवेंद्र ठाकुर और शारदा देवी के संतान थे। मतलब देवेंद्र ठाकुर इनके पिताजी थे, माताजी इनकी शारदा देवी थी। अगर बात करते हैं, ये विख्यात थे किस रूप में, साहित्यकार, दार्शनिक एवं कवि के रूप में ये जाने जाते थे। इन्होंने चित्रकारी का भी कार्य किया था। 1928 में लगभग ये 67 वर्ष की आयु में चित्र बनाना प्रारंभ किया था। कितनी उम्र में, 67, यानी 67 वर्ष की आयु में लगभग 1928 में ये चित्र बनाना शुरू कर दिया था। इनको एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, 1913 में। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करते हैं, इनके चित्र पर आधुनिक विमूर्त शैली दिखाई देता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, 7 मई 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं, सभी ही रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्यों होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर आरंभ की बात कर रहा है। बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था, तो वह अकबर ने कराया था। अब थोड़ा आओ आज अकबर के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ऐतिहासिक पक्ष पढ़ेंगे थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहली चीज़, इनका जन्म कब होता है, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म होता है। किसका, अकबर का। कहाँ होता है, तो अमरकोट सिंध में। अमरकोट सिंध में इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। अगर बात करते हैं कहाँ पर, तो राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में। कहाँ पर, राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म होता है।
अगर बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। इनके पिता कौन थे, हुमायूं। पिता हुमायूं थे और माता हमीदा बानो इनकी माता थी। अगर बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 में। ध्यान से समझिएगा, 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। यानी 1542 में ये जन्म लिए थे, 1556 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। यानी 13 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक कर देते हैं पंजाब में। अगर बात करते हैं इनका विवाह 6 फरवरी 1562 में। राज्याभिषेक के 6 वर्ष बाद इनका विवाह हो जाता है। राज्याभिषेक के 6 वर्ष बाद यानी 1562 में आमेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल यानी बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह हो जाता है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, अकबर का जन्म कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ होता है, तो अमरकोट सिंध में। राजपूत शासक राणा भीड़साल के महल में। अगर बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनके पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है, तो 14 फरवरी 1556 में। इनकी 13 वर्ष की उम्र में पंजाब में इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इनका विवाह 6 फरवरी 1562 को आमेर के खचवाहा राजपूत राजा भारमल यानी भारमल या बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ऐतिहासिक पद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसड़ा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्केच को, ऑप्शन बी तकनीक को, ऑप्शन सी लैंडस्केप को एंड लास्ट ऑप्शन डी चित्रण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्केच को। खसड़ा क्या है, स्केच। अब खसड़ा ना समझिएगा, वो खेत के लिए होता है। ये खसड़ा है आपके कला से संबंधित। तो खसड़ा क्या है, स्केच को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसली है। ऑप्शन ए चित्र के लिए धरातल, ऑप्शन बी तकनीक पर आधारित चित्र, ऑप्शन सी माध्यम पर आधारित कला एंड लास्ट ऑप्शन डी चित्रण पद्धति। तो वसली क्या होता है, एक चित्र के लिए उपयुक्त धरातल, वही वसली कहलाता है। चित्र के लिए धरातल ये क्या होता है, वसली को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। तो सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो यह आया था जहांगीर के शासक काल में। अगर बात करते हैं जहांगीर का काल, तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को। मुगल चित्रकला का, ध्यान से समझिएगा, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। अगर बात करते हैं जहांगीर के शासन काल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ। यानी इनके काल में मंसूर महान चित्रकार था जो पशु पक्षियों से संबंधित चित्रण करता था। तो इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर के शासन काल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी, क्योंकि इनके समय में अबुल हसन मंसूर, बिशनदास ये सब क्या थे, अनोखे चित्रकार के रूप में थे। मंसूर पशु पक्षियों में एकदम निपुण चित्रकार था, जो कोई ना बना पाता था वो पक्षी का चित्रण कर देता था। अबुल हसन जाने माने चित्रकार थे। तो इस वजह से जहांगीर के समय क्या था, चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता था जहांगीर के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी आगरा एंड लास्ट ऑप्शन डी बुलंदशहर। तो शाहजहां के समय मुगल चित्रकला केंद्र कहाँ पर था, तो यह
दिल्ली में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। अगर बात करते हैं शाहजहां के काल में, तो जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग था, लेकिन शाहजहां के काल में क्या था, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल में था। शाहजहां के काल में शान शौकत के चित्र बनाए जाने लगे या बनने लगे। शान शौकत के चित्र इनके समय बहुत सारे बने थे। अगर बात करते हैं इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके समय का प्रमुख चित्रकार जैसे मनोहर, नादिर, एक इम्पॉर्टेंट चित्रकार है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विचित्र। विचित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो शाहजहां के काल का प्रमुख चित्रकार के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन हो गए, बालचंद हो गए, ये सब क्या हैं, शाहजहां के समय के अनोखे चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था, दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी बाबर। तो युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अकबर। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, और किसी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट हो, क्वेरी वगैरह हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे। और क्लास कैसे लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका स्कोर क्या है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि सभी को पता तो चले कि हाँ क्लास चलती है, रेगुलर चलती है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करा करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करिए और कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।